क्योंकि जो कांग्रेस है वो काम करती थी टाटा और बिरला के लिए, मोदी काम कर रहा है अंबानी और अडानी के लिए। अगर अब पूरा भारत जो है मिल करके अगर 50 लाख करोड़ कमाएगा तो अडानी उतने ही रुपए में 50 करोड़ कमा ले। सिर्फ एक प्रोजेक्ट था अडानी के पास 2014 से पहले और अब उनके पास 200 प्लस प्रोजेक्ट है। उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो ग्रोथ है 4,12,318 करोड़ से बढ़कर 6,09,133 करोड़ मात्र 2 साल। आप इतनी भड़क क्यों ले रहे हो फिर? भड़क इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे बाप दादाओं की सारी कमाई को ले गए और आपके बाप दादाओं की भी ले गए। अगर किसी नेता के ऊपर ढेर सारे आरोप हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके आरोप सारे के सारे रद्द हो जाते हैं। राजनीतिक आरोपों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्या सच में इंडिया को बेचा गया है? यदि देश में सब लोगों के पास में अनाज भी नहीं है और तेल भी नहीं है तो वो देश विकास कैसे कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया। अब वो विकासशील देश नहीं रहा, अब वो गरीब देशों की श्रेणी में आ गया। बांग्लादेश और भूटान भारत से अच्छी अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आते हैं आज के टाइम। और पुलिस वालों को तहसीलदार ऑर्डर देता है कि प्राइवेट कंपनी को देश के लोगों का घर कब्जा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करो। केवल और केवल लूट के लिए ही टैक्स और ब्याज का धंधा चलता है। और सुनार ने आपको कभी भी 1 तोले का रेट नहीं बताया। नई बात ही निकाल दी। नई बात क्यों निकाल दी यार? पुरानी बात है, आपको गलत पढ़ाया गया। भारतीय कानून में लिखा हुआ है ये। मुंबई वाला, अहमदाबाद वाला, पुणे वाला, जितने एयरपोर्ट कमाई कर रहे हैं वो सब उनके पास है। जितने एयरपोर्ट घाटे में हैं वो जनता के पैसे से चल रहे हैं। आपके लिए सिक्योरिटी है, उसके लिए नहीं है। दिल्ली वाले पे है सिक्योरिटी? हाँ है। वहां अगर अडानी जाता है ना तो सीधी गाड़ी जहाज के पास रुकती है उसकी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट है, एक प्राइवेट संस्था है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो न्याय के लिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त। बैंकों ने रुपए के बदले उनको इतनी बड़ी कोठियां, इतना जो ताकत मिलती है कि तुम एसपी को भी हड़का देता है कोई जज, वो अपनी उस पावर को खो देगा क्या? जमीन का टुकड़ा भारत नहीं है। यदि जमीन का टुकड़ा भारत होता तो अरुणाचल प्रदेश में 4000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा ना करता। आपके मैंने कई पॉडकास्ट कर लिए वैसे तो, और आप ये बात अपने मुख से भी कई बार कह चुके हो आपके विश्लेषण के अनुसार। क्या? कि भाई इंडिया को बेच दिया गया है अडानी के हाथों। भी अडानी को बेच दिया, अडानी का इंडिया हो गया। अब इस बात के ऊपर पिछले 72 घंटे के अंदर चर्चा चल रही है कि भाई मुंबई के अंदर जो राज ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दी है वहां की नगर निगम चुनाव के जो वो चल रही है उनकी कैंपेनिंग के दौरान वो एक वीडियो दिखाई है उसने। हाँ, वीडियो के अंदर ये बोला है कि भाई अडानी का जो विस्तार हुआ है 2014 से लेकर 2025 तक वो 1100% से भी ज्यादा बढ़ा है। अब उसमें जो सबसे मेन बात, उन्होंने कई पॉइंट गिनवाए, कई आरोप लगाए मोदी सरकार के ऊपर कि भाई मोदी ने इंडिया को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। अगर असली तथ्यों की बात करें, तथ्यों के अनुसार मतलब जो अडानी समूह की संपत्ति बढ़ी है, जो उसका नेटवर्थ बढ़ी है, वो भी 1100% से ऊपर है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट था अडानी के पास 2014 से पहले और अब उनके पास 200 प्लस प्रोजेक्ट हैं। मतलब आप तो कहते ही थे कि भी भारत को बेचा जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब आपकी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी थी। अब उनके ऊपर भी ये बयान वहां से भी आ गया है और ये मतलब पूरा वायरल बयान है। क्या है आपका टेक इसके ऊपर? क्या सोचते हो आप? क्या सच में इंडिया को बेचा गया है या फिर एक कंपनी होने के नाते, अडानी की कंपनी होने के नाते वो कंपनी का विस्तार हुआ है? देखो राहुल भाई और कोई भी साथी जो भी पॉडकास्ट को देख रहा है या जो भी इस चीज को समझ रहा है, मैं उसके लिए 2-3 बातें बताऊंगा। पहले तो आपने खुद ही बोल दिया, आपने मेरी उन बातों के ऊपर मोहर लगा दी, लेकिन इससे भी ऊपर मैंने मोहर नहीं लगाई। आप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूं। यानी जो मैं पहले कहता था वही बात राज ठाकरे बोल रहा है। हाँ। ठीक है। और इसमें मैं 2-3 बात पहले कहूंगा। कई बार लोग सोचते हैं अडानी जो है वो अंबानी से अलग है और वो टाटा और बिरला से अलग है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो काम करती थी मतलब टाटा और बिरला के लिए, और अभी जो बात चल रही है वो कि मोदी काम कर रहा है अंबानी और अडानी के लिए। तो
एक तो आपको ये आपकी समझना तो पड़ेगा, वीडियो बड़ी वायरल हुई थी पिछले पॉडकास्ट की, हाँ, कि भाई 2 गुजरातियों ने मिलकर पूरे देश को 2 गुजरातियों को सौंप रहे सौंप हैं। दिया गया। हाँ, तो एक तो आपको 2-3 लाइनें इस पूरे पॉडकास्ट में जो आपको ध्यान रखना है। कोर्ट इस देश के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बैठी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मसले चल रहे हैं, वो मसले एक तो हम लोगों को सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए काम कर रहे हैं कि न्याय कहीं पर है और कभी मिलेगा या मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं इसकी कोई श्योरिटी किसी के पास नहीं है, सिर्फ ये भरोसा दिलाने के लिए वो दोनों संस्थाएं बैठी हुई हैं। दूसरी चीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे बीजेपी, एक गेम खेलती है लोगों की साइकी के साथ, उनकी साइकोलॉजी के साथ, उनके मानसिक स्तर के साथ, कि पहले तो आपको इतना मूर्ख बना के रखते हैं कि आपको समझ में ना आए, और दूसरा कुछ शब्दावली बना देते हैं। एक तो देश शब्द को, राष्ट्र को यूज करते हैं, वो भारत को यूज करते हैं, अखंड भारत को। तीसरा विकास शब्द को यूज करते हैं, और चौथा जो यूज करते हैं वो राजनीति को करते हैं कि इस मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति ना करो, या वो ऐसा करते हैं ये राजनीतिक आरोप है। मैं एक स्पष्ट बात आपको कहूं, भले ही विपक्षी पार्टियों को चुनाव के दौरान आरोप लगाने पड़ रहे हो, लेकिन उन आरोपों को बहुत सीरियसनेस के साथ आपको देखना चाहिए। समाज के लोगों को आरोप लगे हैं तो उस पे एक एक बात के ऊपर जवाब क्या दे रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। जैसे अभी जो भी आरोप राज ठाकरे ने लगाए और जो भाजपा ने उनके ऊपर लगाया, वो भी नगर निगम चुनाव चल रहा है, अभी नगर निगम के चुनाव है, चुनाव के दौरान लगाए, तो आप ये कहकर के इग्नोर नहीं कर सकते कि ये राजनीतिक आरोप है। आपके हाथ में सारी संस्थाएं हैं, वो आपके नेताओं के ऊपर अटैक नहीं करती हैं। अगर किसी नेता के ऊपर ढेर सारे आरोप हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके आरोप सारे के सारे रद्द हो जाते हैं या फिर वो कार्रवाई होना बंद हो जाता है। राजनीतिक आरोपों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। चुनाव के दौरान आरोप लगाना एक ऐसा काम है जहां उनको अपनी वोट मांगने के साथ साथ सच बताना पड़ता है। तो उसके बाद आपको बीजेपी के जवाबों की सीरियसनेस को देखना चाहिए। क्या वो उन मुद्दों पर वैसे ही जवाब दे रहे हैं जैसे आरोप लगाए गए हैं, या उसको कहीं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो बोली कि अडानी की जो ग्रोथ रेट है, आप शायद 1100% से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ये आंकड़ा नहीं है। जो आंकड़ा राज ठाकरे ने दिखाया है वो आंकड़ा है 680% का, और वो 1100 का जो आंकड़ा है वो मैं बताऊं कि वो 100% से लेकर और 1100% तक बहुत सी कंपनियों ने ग्रोथ किया है। ये आंकड़ा दिया है बीजेपी ने, मतलब उसके डिफेंस में। ये तब की बात है जब अडानी का ग्रोथ रेट है 680% सालाना। वही भारत का ग्रोथ रेट है, भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट है, मैंने अभी निकाल के दिया था 7.4%। यानी अडानी का ग्रोथ रेट भारत के ग्रोथ रेट से लगभग 100 गुना है। यानी कि उतनी ही मेहनत आप अगर 1000 रुपया कमाएंगे तो अडानी 1 लाख रुपया कमा लेगा, 100 गुना। अगर पूरा भारत जो है मिल करके अगर 50 लाख करोड़ कमाएगा तो अडानी उतने ही रुपए में 50 करोड़ कमा लेगा, 100 गुना। समझ रहे हैं? यानी कि भारत अगर आप ये कहना चाहते हैं भारत, हाँ, कि भाई उसकी ग्रोथ रेट को परसेंटेज मत मापो आप। हाँ, उसकी ग्रोथ रेट नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये समझिए कि जहां पूरा देश हो 80% लोगों को भीख मांग करके अनाज खाना पड़ता हो, उस देश के ग्रोथ रेट में अडानी की ग्रोथ रेट को देश की ग्रोथ रेट कहना कहां तक सही है? लोग तो भूखे मर रहे हैं, उनके पास तो अनाज भी नहीं है, पैदा होते ही लड़की के नाम का पैसा दे रहे हैं, स्कूल पढ़ने के नाम फ्री दे रहे हैं, दवाइयां फ्री देने का नाम ले रहे हैं, इंजेक्शन फ्री लगाने की बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन अलग से दे रहे हैं, रांडा पेंशन भी दे रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन भी दे रहे हैं, विकलांग पेंशन भी दे रहे हैं, फ्री का अनाज भी दे रहे हैं, गरीबों को तेल भी दे रहे हैं। यदि देश में सब लोगों के पास में अनाज भी नहीं है और तेल भी नहीं है तो वो देश विकास कैसे कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया। और आंकड़े क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स क्या कह रहा है कि दुनिया के जो टॉप मतलब 10 देश थे उनसे भी बाहर हो चुका है इंडिया। कहीं भी अब वो विकासशील देश नहीं रहा,
अब वो गरीब देशों की श्रेणी में आ गया। बांग्लादेश और भूटान भारत से अच्छी अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आते हैं आज के टाइम पर। लेकिन ये आंकड़ा कहाँ से आया कि भारत 2014 से पहले 11वें स्थान पर था इसके अंदर? जीडीपी में नहीं, जीडीपी के अंदर नहीं, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 11वें स्थान पर था। हाँ। और अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये जीडीपी आपको समझनी पड़ेगी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जितना पैसा, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बराबर का पैसा छाप करके आरबीआई सर्कुलेट करती है देश के अंदर। तो जितना पैसा देश में खर्च होता है या सर्कुलेट होता है अकाउंट के माध्यम से, वो गिना जाता है, उसको वो लोग इकोनॉमी में काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपसे अगर कैश लिया 1 करोड़ रुपया और आपने फिर मैंने वापस भी लौटा दिया 1 करोड़ रुपया, तो जीडीपी में कोई उसका योगदान नहीं है। लेकिन यदि मैं यही पैसा आपका अकाउंट के थ्रू लेता हूं तो जीडीपी बढ़ती है। यानी कि पैसे का ट्रांजैक्शन, सब्जी आप फ्री में ले लोगे तो जीडीपी नहीं, मतलब कैश में ले लोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। तो पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने कैश का फ्लो बंद करके सारी ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज करके और उस फ्लो को बढ़ा दिया है। इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहा है कि देश की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है। असल में वो सारा पैसा या तो बैंकों के पास जा रहा है या बड़ी कंपनियों के पास जा रहा है। ये भी तो होता है ना कि मतलब एक आदमी औसतन कितना कमा रहा है, वो घटा है भारत का। नहीं, वो जीडीपी बढ़ी, अगर बढ़ी हुई दिखा रहे हैं ये लोग, तो उसके अंदर ये भी तो है ना, प्रति व्यक्ति आय में गरीब हुआ है देश। इकोनॉमी में मतलब डाटा देश की इकोनॉमी में बड़ा है और प्रति व्यक्ति आय में कम हुआ है। तो अब जब एक डाटा मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है। अगर आप यूट्यूब की इनकम को भी देखो ना, यूट्यूब जितनी इनकम भारत में दे रहा है, जितने कंटेंट क्रिएटर भारत के अंदर हैं, उसका कुछ परसेंटेज है जो अगर देश की मान लो 100% जीडीपी है फिलहाल, तो उसमें कुछ हिस्सा या 10 या 20% का भी यूट्यूब ने भी दिया है। वो चीज बाहर से डॉलर आ रहा है, 10% नहीं हो सकता वो कुछ डाटा बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा भी। यूट्यूब ने भी अपना योगदान दिया है जीडीपी को बढ़ाने में, इंडिया की। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर ने। हाँ, इसमें बिल्कुल सही बात है। यूट्यूब ने लोगों का डाटा भी तो यूज किया है, यूट्यूब ने जो इंटरनेट यूज किया है, जो लोगों का समय यूज किया है, जो यूट्यूब पर जो ऐड आती है उसकी वजह से लोग कंजप्शन करते हैं, लोग खर्च करते हैं, उससे भी इनकम जीडीपी में योगदान आता है। बात यूट्यूब के योगदान की अभी नहीं चल रही है, बात जीडीपी की भी नहीं चल रही है, बात चल रही है अडानी की ग्रोथ की। ठीक है, जिसको समझने की बात आई थी, जिसके आरोप लगाए थे और जिसको बीजेपी ने डिफेंड किया है। और जो इसने लगाए हैं ना आरोप, राज ठाकरे ने, वो सिर्फ महाराष्ट्र को केंद्र में रखकर लगाए हैं, क्योंकि वहां वो मुंबई के आसपास के एरिया को दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये अडानी को दे दिया गया है। रियलिटी ये है, लेकिन जो उन्होंने वो मैप्स दिखाया ना, वो जो इंडिया का मैप दिखा रखा, उसमें पूरे मतलब अब उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पूरे देश के अंदर, उसमें पूरे भारत में, मतलब बाहर जितना एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, जो समंदर के साथ साथ का एरिया है, वो सारा का सारा गौतम अडानी को दे दिया गया है। और जहां माइनिंग हो सकती है, जहां तेल के कारखाने हो सकते, तेल का कुएं हो सकते हैं, जहां सोना हो सकता है, जहां लिथियम के भंडार हैं, जहां कोयले के भंडार हैं, वो अडानी को दिया गया है। और इतना बड़ा गेम आप पुरानी रिसर्च करके देखेंगे ना, ये साथी लोग, उनको पता चलेगा कि अडानी अगर बिहार से कोयला लेके आता है इंडिया में रेल के थ्रू, तो महंगा मिलता है भारत को। लेकिन अडानी यदि भारत को क्या था, भारत में ही आ रहा है ना, यही तो खेल है ना। अडानी की कंपनी भारत को, यानी भारत की सरकार या भारत के लोगों को जब देती है कोयला, तो महंगा देती है। वही कोयला यदि पहले सिंगापुर जाके फिर इंडिया में आता है तो सस्ता मिलता है। मेरे को समझ में नहीं बात ये, आपको आएगी नहीं ना। मतलब आप, वो इंडिया का ही कोयला है, पहले इंडिया की ही कंपनी, पहले इंडिया का कोयला बाहर जाएगा, वहां से फिर भारत में दोबारा आएगा दूसरी पोर्ट पे। यानी कि क्यों?
इसी गेम प्लान के लिए तो सारी पोर्ट दिए जा रहे हैं। इसका लंबा रिसर्च का प्रोसेस है, ये अलग वीडियो के अंदर स्पेशल बैठ के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अडानी ने एक कंपनी सिंगापुर में खोली है, एक ऑस्ट्रेलिया में खोली है, एक मतलब बैंकॉक में खोली है और अलग अलग श्रीलंका में, बांग्लादेश में खोली है। वो अलग अलग जगह पर कंपनी खोलेगा, वहां से कंपनी यहाँ से ऑर्डर करेगी। जैसे आप देखोगे जो बिजली बनाता है अडानी राजस्थान में, भारत को वो महंगी मिलती है और पाकिस्तान को सस्ती मिलती है। जो गुजरात में भी बन रही है ना बिजली, पाकिस्तान इसका एग्जांपल तो मैं अभी देख रहा था, जैसे जो जियोपॉलिटिक्स की बात है ये, हाँ, कि भारत को जो कच्चा तेल मिलता है, जो पेट्रोल डीजल जिससे बाद में बनते हैं, हाँ, मतलब भारत में जो एंड यूजर है ना पेट्रोल का, हाँ, उसको महंगा मिलता है। हाँ, लेकिन अब जब रसिया से तेल खरीदते हैं, हाँ, रसिया से तेल भारत के मुकाबले बांग्लादेश में सस्ता मिल जाएगा, आपको पाकिस्तान में सस्ता मिल जाएगा, नेपाल में भी नेपाल में सस्ता मिल जाएगा। लेकिन भारत के एंड यूजर को महंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जो राज्य टैक्स लगाते हैं पेट्रोल के ऊपर, पहले सेंटर का टैक्स लगता है, फिर स्टेट का टैक्स लगता है, और फिर जाके एंड यूजर को मिलता है, फिर ज्यादा जाके महंगा मिलता है। क्रूड ऑयल तो सस्ता ही है जो अडानी को, मतलब जो इंडिया को पड़ता है। हाँ, मतलब राज्य जो है वो सरकार से अलग होता है, मतलब स्टेट की सरकार जो, यानी बीजेपी ही अगर यहाँ हरियाणा में हो और बीजेपी ही सेंटर में हो और अगर हरियाणा टैक्स लगा दे तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, वो राज्य का कसूर है ना। नहीं, वो तो मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पे, वैसे क्यों है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो सबसे बड़ी लूट है वो टैक्स और ब्याज है, बस। बाकी तो सामान के बदले कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। टैक्स और ब्याज एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन के बदले नहीं होता है। वैसे जैसे किसान ने गेहूं उगाया या कोई फसल उगाई, उसके बदले उसे कुछ पैसा मिल गया, वो तो उसने प्रोडक्शन के बदले मिला। लेकिन टैक्स किस चीज के बदले लिया? कुछ सर्विस नहीं थी ना, वो तो सर्विस वैसे भी देनी होती है। लेकिन हमें सैलरीज देनी है, हमें विकास के कार्य करने हैं, हमें दूसरी कंपनियों को लोन देना है, इसीलिए टैक्स लगा रहे हैं और इसीलिए बैंक ब्याज ले रहे हैं। और पता चलता है कि टैक्स ना तो भारत की ट्रेजरी में जमा हो रहा है और ना ही ब्याज लेने वाले बैंक सरकारी हैं, वो प्राइवेट कंपनी है। और पुलिस वालों को तहसीलदार ऑर्डर देता है कि प्राइवेट कंपनी को देश के लोगों का घर कब्जा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करो और सहायता प्रदान करो। यानी कि केवल और केवल लूट के लिए ही टैक्स और ब्याज का धंधा चलता है। और ये जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, ये तब शुरू किया था जब यहां रियासतें हुआ करती थी। राजाओं से सेटिंग करके समुद्री लुटेरे ये कहा करते थे कि व्यवस्था तुम रखो, राज तुम करो जैसे तुमको करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस टैक्स हमको लेने दो, जैसा टैक्स का कलेक्शन हम करके देंगे तुमको। तो उस टाइम पे ये कलेक्टर बैठाए थे जिनका नाम कलेक्टर था, कलेक्ट करने वाले, टैक्स इकट्ठा करके देने वाले। उनको आजकल आप डीसी बोलते हो, नाम बदल के कलेक्टर की जगह कमिश्नर कहना शुरू कर दिया। कलेक्टर के ध्यान से मुझे सूर्यवंशम फिल्म ध्यान आ रही है। हाँ, तो वो कलेक्टर थे बेसिकली। तो वो कलेक्टर अंग्रेजों ने बिठाए थे अपने लोगों को लूटने के लिए, टैक्स और ब्याज की फॉर्म में। साहूकारों को भी पैसा वही लोग दिया करते थे। और जो समुद्री लुटेरों की बात मैं कर रहा हूं, वही इस सेंट्रल बैंक का, सीबीडीसी जितना भी है, या रिजर्व बैंक जो है, या फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का है, उसका मालिक है जिसका नाम रॉथस्चाइल्ड है। वही पैसा दे रहा है और वही छाप रहा है। तो टैक्स का गेम क्या है और लोन का गेम क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जो अडानी को मिलता है और जो हमको मिलता है, आप जो दिहाड़ी करते हो उसकी कीमत क्या है? यूट्यूब ने आपके व्यूज पे कितना रुपया वो देगा वो तय किया हुआ है कि आपका आरपीएम इतना होगा, इतने व्यूज देखेंगे, इतने मिलियन पे आपको इतना रुपीस आपको मिलेगा। पर वही दूसरी तरफ इस खेल को समझने के लिए जब पैसा वहां जमा होता है आरबीआई में, वो गोल्ड की फॉर्म में जमा होता है। यानी अगर यहां किसान ने मान लीजिए 15 रुपया कमाया है, 15 रुपए का अनाज पैदा किया, तो वो 15 रुपया के बराबर एक मोहर आरबीआई अपने पास रख लेगा, यानी 1 तोला सोना। और उसकी जो कीमत आरबीआई के नकली नोटों में है वो लगभग आज के टाइम पर 1,40,000 है। तो इधर से 15 रुपया किसान को दे दिया जाएगा कि तुमने 15 रुपया कमाया, उसके बदले का 15 रुपया यानी एक मोहर 1 तोला सोना आरबीआई में जमा कर लिया जाएगा। और मार्केट में जो सर्कुलेट किया जाएगा वो 1,40,000 रुपया किया जाएगा।
ये बात फिर सिर के ऊपर से घूम गई। सिर के ऊपर से घूम गई ना। हाँ। यानी कि आपके प्रोडक्शन में आप बैंक में जितना भी पैसा जमा करते हो, यदि मैं इसका अनुपात आपको निकाल के दूं कैलकुलेटर के माध्यम से, तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने ये कैलकुलेटर है 1,40,000 रुपया के करीब आज के टाइम पर सोने का रेट है, ठीक है। और इसको यदि मैं डिवाइड करता हूं 15 रुपए से, तो लगभग 9,333 गुना की ठगी आपके साथ होती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो जो अभी रुपए की कीमत है और जो सोने की कीमत है, हाँ, वो बराबर नहीं है। फर्जीवाड़ा है, नहीं, वो बराबर है। हाँ। यही गेम प्लान समझने न आया लोगों को। रुपए की कीमत और सोने की कीमत वही है जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है। भारत का पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि 15 रुपए में एक मोहर है। वही रेट है, वही कानून है, वही सिद्धांत है, उसी हिसाब से सोना रखता है। फिर सोना तो बढ़ रहा है, सोने का रेट तो बढ़ अरे रहा है। नहीं ना, आपको वो बैंक नोट के बदले बढ़ रहा है, रुपए के बदले नहीं ना बढ़ रहा है। आप उस बैंक नोट को ही रुपया मान रहे हो, यही गड़बड़ है बस आपकी। वो रुपए की पर्ची है, रुपया नहीं है मेरे दोस्त। और वो पर्ची कोई भी कितनी भी छाप सकता है। 1 रुपए का नोट तो असली है, नहीं है, आपके वो भी लीगल टेंडर है 1 रुपए का। वो सिर्फ भारत की सरकार छापती है और वो रिजर्व बैंक छापता है, बस इतना सा है। फिर असली रुपया कहाँ है? वही तो रुपया ही तो गोल्ड ही रुपया होता है ना। यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि क्या 1882 ये चीज दूसरे देशों के अंदर भी यही? हर देश के अंदर, जिस भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां डॉलर सोने के बराबर छापा जाता है। और जब से डॉलर सोने के बराबर छापना बंद किया है उन लोगों ने, तब से ही देश गरीबी में जाने लगा है वहां। इसीलिए उनको दूसरे देशों में युद्ध करवाने पड़ते हैं। युद्ध करवा के ही उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन का और कोई साधन नहीं है। अमेरिका में सोना नहीं निकलता है, अमेरिका में खनिज पदार्थ नहीं निकलते हैं, अमेरिका में कुछ भी नहीं होता है। अमेरिका में केवल कैंसर का एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है गेहूं। अमेरिकन गाय, वहां हमारे वाली गाय वहां सरवाइव नहीं कर सकती, तो अमेरिकन गाय हाइब्रिड गाय है, उसके दूध से होता है कैंसर। वहां ऑर्गेनिक चीजें जो हैं वो उगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां फसल जो समय है वो ऑल टाइम वेदर थोड़ी है हमारी तरह कि सभी तरह का वेदर रहता है। वहां तो सर्दियां ज्यादा रहती हैं बेसिकली, तो वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामान के ऊपर निर्भर करती है, और हम लोगों को सामान वो लोग डॉलर में दे रहे हैं, सोने में नहीं दे रहे हैं। यहीं से भारत गरीब होता जा रहा है। और डॉलर का मुकाबला बैंक नोट के बराबर रखा और कह देते हैं वो रुपए की कीमत कम हो गई है। रुपए की कीमत नहीं कम हुई है, वो रुपए के नोटों की कीमत कम हुई है जिनको आप रुपया मान रहे हो। वो नोट के ऊपर लिखा। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपको एक पर्ची दे देता हूं कि मैं धारक को 1 किलो आम देने का वादा करता हूं। जिसके पास भी वो पर्ची होगी वो जाकर 1 किलो आम ले लेगा, जिसने भी वो वादा किया है। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? यानी 1 किलो आम और 1 किलो आम की पर्ची दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही रुपया और रुपए की पर्ची अलग अलग चीजें हैं। 1 रुपया रुपया होता है और 1 रुपए की पर्ची 1 रुपया होता है। तो 100 रुपया अलग होता है और 100 रुपए की पर्ची अलग पूरी होती तरह है। समझ रहा हूं। हाँ। अब सवाल ये उठता है, जब पूरा देश ही इस सिस्टम पे चल रहा है, अमीर अमीर है क्योंकि वो इस सिस्टम पे चल रहा है, गरीब गरीब है क्योंकि वो इसी सिस्टम पे चल रहा है, हाँ। तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? आप तो उसका निवारण बहुत आसान सा है मेरे दोस्त, हाँ। कि केवल रुपए का जो मानक है उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो आपके एक भी मेहनत को कोई खा नहीं पाएगा, शोषण नहीं हो पाएगा। कैसे? शोषण बंद कर दो। दोबारा समझाओ उसको। रुपए के मानक को फिक्स कर दिया जाए। मानक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो फिक्स है अभी, 1 रुपया 1 रुपया है। अरे नहीं भैया, 1 रुपया क्या है? चलो आप बता दो 1 रुपया क्या है। 1 रुपया एक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है ना, 1 रुपए का 1 रुपया ही है, मान लो। यार 1 रुपए का 1 रुपया मतलब 1 रुपए का सिक्का है। हाँ, वो सिक्का है 1 रुपए का। वो 1 रुपए का लीगल टेंडर है, वो 1 रुपया नहीं है। वो 1 रुपए का नोट है, वो नोट है 1 रुपए का। वो 1 रुपए का लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है। फिर मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 1 रुपया है वो एक लीगल टेंडर ही मान लो आपके अकॉर्डिंग, भाई पर्ची मान लो उसको। हाँ, वो 1 वो रुपये पर्ची है। अब फिर रुपया असली है क्या? मैं वही बता रहा हूं मैं आपको। रुपया उसके मानक के हिसाब से आता है, और पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है, वो जो मैंने किताब आपको रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन दिया है,
उसमें हमने वो सारे सबूत डाले हुए हैं जो हमें आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने दिए हैं। उसके मुताबिक जो लास्ट अमेंडमेंट भारत के कानूनों में हुआ था रुपए के मानक को लेकर के, वो कहता है कि 15 रुपए की एक मोहर, ये स्टैंडर्ड है रुपए का। यानी 1 रुपया मतलब 1 मोहर डिवाइडेड बाय 15, इतना गोल्ड। और 1 मोहर में होता है 1 तोला सोना। अब 1 तोला कितना होता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें कितना भ्रम में डाला गया। 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम, है ना। सब पूरी दुनिया 10 ग्राम पढ़ती है। अब सर्च करके देखोगे 1 तोले का वजन होता है 11.664 ग्राम। 11 ग्राम 664 ग्राम होता है 1 तोला। ये तो अपन नई बात ही निकाल दी। नई बात क्यों निकाल दी यार? पुरानी बात है, आपको गलत पढ़ाया गया। और सुनार ने आपको कभी भी 1 तोले का रेट नहीं बताया। सुनार ने आपको यह बताया कि 1,30,000 10 ग्राम का रेट है, वैसे बोलता है हमेशा सुनार। और जब पेपर में अखबार में लिखा होता है इतना रुपया प्रति 10 ग्राम लिखा होता है। महिलाओं को हम वो 1 तोला कहकर वो चेन दे देते हैं, 10 ग्राम की चेन। फिर वो 10 ग्राम की ही तो कीमत है, वो 10 ग्राम की कीमत है ना। हाँ। लेकिन स्टैंडर्ड तोले में चलता है, स्टैंडर्ड तोला में चलता है। यानी कि 15 रुपए में 1 तोला सोना, ये रुपया है। रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। ये सिद्धांत और ये कानून है, भारत का कानून है मेरे दोस्त। भारतीय कानून में लिखा हुआ है। ये आपको नहीं पढ़ाया जाता, वकीलों को, जजों को नहीं पढ़ाया जाता, अर्थशास्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो इसमें मेरी गलती क्या है? आप इतनी भड़क क्यों ले रहे हो फिर? भड़क इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे बाप दादाओं की सारी कमाई को ले गए और आपके बाप दादाओं की भी ले गए। ऐसा कैसे हो गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक कर्जदार हो गया? ये समझ नहीं आ रहा आपको। पूरे गांव में 1 कर्जदार हो जाएगा, 10 कर्जदार हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 100 एकड़ वाला भी कर्जदार, 1 एकड़ वाला भी कर्जदार, बिना एकड़ वाला भी कर्जदार, दिहाड़ी वाला भी कर्जदार, अरबपति भी कर्जदार, और इतना कर्जदार जितनी उसके पास प्रॉपर्टी उससे ज्यादा कर्जदार। हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा का कर्जदार। दिया किसने उसको वो कर्ज, जब भारत के किसी बैंक के पास इतना छापने की औकात ही नहीं है? क्या है वो कर्ज? किसी को पता ही नहीं है भाई। जिसने लोन दिया है उसके पास इतना पैसा है ही नहीं है। आप एक कमाल की बात देखो, बैंकों ने, आरबीआई ने कुछ नियम बनाए अपने आप कानून से ऊपर होकर के लूटने के लिए कि यदि आरबीआई के पास, यदि किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 1,000 करोड़ रुपए का लोन बांट सकता है। और अभी पिछले साल उसने अमेंडमेंट किया कि किसी के पास यदि 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 2,500 करोड़ रुपए के लोन बांट सकता है ही नहीं है उसके पास, और वो लोन दे रहा है। खाली ऐसे टक 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 ले हो गया कर्जदार, टक 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 ले हो गया कर्जदार, ले हो गया कर्ज। और तुम्हें उसकी चुकता करनी पड़ती है। पूरा दिन खा के और मेहनत करके सुबह से शाम तक अपने परिवार को छोड़कर, अपनी सेहत को दांव पे रख के, अपने गांव को छोड़कर, अपने देश के बारे में छोड़ करके आपको गुलामी करनी पड़ती है किसी की, आपको मैनेज करना पड़ता है। और तब जाकर पूरी कमाई को उनको देते हो। किसके बदले? सिर्फ वो डिजिट बदली थी, था ही नहीं उसके पास जो आपको दिया उसने। वो डिजिट मैंने खर्च भी तो करी है। वो डिजिट खर्च करी है रुपए के नोट के कीमत की बराबर, रुपए की कीमत के बराबर नहीं। यही तो समझा रहा हूं। अगर मुझे आप कह रहे हो कि आपको 15 रुपए का डिजिटल मिला, या फिर आपको जो नोट बनाए गए आरबीआई ने वो मिले, अगर मुझे उसकी जगह कुछ और मिलता जो आप बताना चाह रहे हो, तो उसकी कीमत क्या होती फिर? मतलब तो कर्ज तो भी चुकाना पड़ता। मैं वही बता रहा हूं आपको। कर्ज तो जब मैंने 15 रुपया कमाया तो आरबीआई ने 15 रुपया अपना आरबीआई में जमा कर लिया और मुझे 15 रुपए के नोट पकड़ा दिए। क्या समझ में? मतलब मैंने 15 रुपए कमाए, हाँ, मैंने दिहाड़ी करी कहीं पे, हाँ, मैंने मान लो दिहाड़ी 1,000 रुपए है, हाँ, मैंने दिन में 1,000 रुपए कमाए। हाँ, अब वो 1,000 कमाए तो जैसे ही आप वो 1,000 कमाओगे, 1500 कह लो इसको, हाँ 1500 कह लो। जैसे ही आपने 1500 रुपए कमाए और आप उनको बैंक में जमा कराने जाते हो, हाँ, तो जो बैंक है वो 100 मोहर वहां जमा कर लेगा। 100 मोहर मतलब 15 रुपए की एक मोहर है, तो 1500 में मतलब मोहर क्या? मोहर 1 तोला सोना। आपने जो कमाया है ना, वो एक मोहर 15 रुपए की है, तो आपने कमाया 1500, यानी आपने 100 मोहर कमाया, यानी आपने 100 तोला सोना कमाया है। और आप जब बैंक से लेते हो तो आपको 100 तोला सोना आपका बैंक में जमा हो जाता है आरबीआई में, और उसके बदले आपको बैंक नोट मिलता है। मैं कह रहा हूं वो बैंक नोट की कीमत और मेरे रुपए की कीमत बराबर होनी चाहिए। आप बैंक नोट को रुपए के बराबर चला रहे हो, सबसे बड़ी लूटिया आप उसको रुपया मान रहे हो, वो रुपया नहीं है। नहीं मानेंगे तो हम कहां जाएंगे?
वही बात कर रहे हो यार, मैं कीमत की बात कर रहा हूं राहुल भाई, कीमत को समझो। देखो जो आपने 15 मैं रुपया, मान गया आपकी बात, आपने कह दिया कि ये चीज है और ये ऐसे है, तो अब अगर हम मान लें तो हमें क्या करना होगा कि जो आप कह रहे हो वो हो जाए? हाँ ये एक अच्छा सवाल है। बैंक में जाइए, 10 रुपए का नोट और एक एप्लीकेशन, जिस बैंक में आपका खाता है, बैंक मैनेजर को सिर्फ एक बात लिखनी है आपको चिट्ठी में, टू दी मैनेजर या आरबीआई गवर्नर, क्योंकि उस नोट के ऊपर गवर्नर के साइन है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक मतलब जिसके पास वो नोट है, अच्छा, बियरर, ठीक है, जिसके पास भी वो नोट है वो मालिक है उस नोट का, ठीक। 100 रुपए का ले लो आप क्या करो, उसमें लिखो टू दी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक। और इधर लिख दो आप वाया बैंक मैनेजर, प्रॉपर चैनल, श्रीमान जी मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं, और आरबीआई के वचन पत्र के हिसाब से, उसमें जो लिखा हुआ वचन है उसके हिसाब से गवर्नर ने मुझे 100 रुपए अदा करने का वचन दिया है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। क्योंकि अब मुझे इस बैंक नोट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है भविष्य में, तो मैं ये बैंक नोट आपके पास जमा कर रहा हूं, इसकी कॉपी मैं अपने पास रख रहा हूं, कृपया मुझे मेरे 100 रुपए अदा कर दिए जाएं। मैं इस 100 रुपए के बदले में कोई भी दूसरा नोट या सिक्का नहीं लेना चाहता हूं, मैं लीगल टेंडर के बदले लीगल टेंडर नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपने 100 रुपए लेना चाहता हूं। तो जिस भी चीज को आप भारत का रुपया मानते हो वो मुझे दिया जाए। सिक्का लीगल टेंडर है, 2 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, 1 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, इसलिए सिक्का और दूसरा नोट नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं, मुझे भारतीय रुपया चाहिए। यदि आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो कृपया करके पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से रुपए का स्टैंडर्ड चेक करके मुझे मेरा रुपया दे दो। चूंकि आप लोग बहाना करते हो 2011 के कॉइनेज एक्ट में सारे कानूनों को रिपील कर दिया गया है, तो आपको याद दिला दिया जाए कि 2011 के कॉइनेज एक्ट में रुपए के मानक पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही मानक के साथ आज तक कोई छेड़छाड़ हुई है। तो कृपया कर मेरे 100 रुपए मुझे दिए जाएं। अब आपने बैंक से 100 रुपए मांगे, यदि बैंक ईमानदार है और बैंक और आरबीआई आपके देश के प्रति समर्पित है और वो उन 100 रुपयों को दे देता है, तो मैं बैंक को सत्य मान लूंगा, सच्चा मान लूंगा। और यदि बैंक आपके 100 रुपए का जवाब देने की बजाय, 100 रुपए देने की बजाय मैनेजर आपको फोन करके ये कहे राहुल भाई एक बार बैंक में आ जाते, बात कर लेते, और किसी तरह से किसी कागज पर साइन करवाने लगे कि हो गया हमारा मसला, ये 100 रुपए वापस ले जाओ यार, इसका आरबीआई से कोई जवाब नहीं आया है या नहीं आया है, तो तब तो आप मान लोगे कि बैंक और आरबीआई फ्रॉड है। आपने किया खुद पर्सनली ऐसा? 2000 से ज्यादा लोगों ने कर लिया भारत में, और भाग जाता है बैंक और आरबीआई रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए आप? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो न्याय के लिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त। बैंकों ने रुपए के बदले उनको इतनी बड़ी कोठियां, इतना जो ताकत मिलती है कि तुम एसपी को भी हड़का देता है कोई जज, वो अपनी उस पावर को खो देगा क्या? जो भी आदमी रुपए पर बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। वो उसकी पर्सनली बात थोड़ी ना है। अरे वो तो अकल भी तो नहीं है ना। जुडिशरी के किसी पेपर में और वकील के किसी सिलेबस में रुपया पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो जज को पता ही नहीं है कि रुपया क्या होता है, और उसको अलाउड भी नहीं है, ऊपर से आदेश है तू बोलेगा नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। फिर एक काम करो, फिर देश की सबसे उच्च कोर्ट है, ठीक है, ठीक है, आप तो पत्रकार हो। अब आपने कोई मतलब आरबीआई को पत्र लिखा, उसने आप नियमों के तहत, एक्ट के तहत आपने उनसे जवाब मांगा, अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस मसले को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो ना। चलो एक काम करता हूँ, आप तो जानकार हैं सारी चीजों के। मैं कहाँ जानकार हूँ? मैं कहाँ ऐसे बोल रहा हूँ चीजों को समझते कि मैं जानकार हूँ? हैं? आप तो सारी, अभी तो आपको तो बड़ा भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर, आपको क्या लग रहा है हम कभी गए नहीं होंगे? अरे एक काम करो, 100 रुपए बैंक मैनेजर को दे दो, 28 दिन में फिर से उसकी रिमाइंडर डाल दो, 2 महीने तक बैंक मैनेजर या आरबीआई जवाब ना दे या आपको ना दे पैसा, तो भैया फिर आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। आप गए हो या नहीं मुझे ये बताओ। अरे हमारी फाइल को सुनता ही नहीं है कोर्ट का कोई आदमी यार।
बताओ क्या करें? वो कहता है इस मसले पर हम सुनने के अधिकारी ही नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? वो कहता है हमें अधिकार ही नहीं है इसको सुनने का। चलो हम इसको टॉपिक कहीं छोड़ते हैं। अडानी ये सवाल लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। हाँ। तो दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं भाई, ऐसा है या नहीं है। आप कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हो, लेकिन सिर्फ आप ही चर्चा कर रहे हो इसके बारे में। नहीं, 150 रामवृक्ष यादव सुनो, 150 करोड़ लोगों में से जो अब अभी देश की जनसंख्या है, उसमें सिर्फ आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। चलो रुपए के बारे मैं में आपको बताऊं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जन्म तिथि अब 23 जनवरी को आने वाली है, उसका जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं चरखी दादरी के तिकोना पार्क में 23 जनवरी को। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम्हारा ये रुपया, अंग्रेजों का रुपया इस देश को गुलाम बना के रखा हुआ है। यदि भारत आजाद है तो भारत का रुपया होना चाहिए। उन्होंने आजाद हिंद रुपया बनाया था और आजाद हिंद बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद इसी रुपये को लेकर के जॉन एफ कैनेडी, जो इस टाइम पे रॉबर्ट एफ कैनेडी उसका भतीजा लगा हुआ है अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति होते हुए उसने रुपए छापने की प्रक्रिया को पब्लिक के सामने रखने के लिए एक भाषण दिया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इन बैंकिंग प्रणाली वालों का पूरा भांडाफोड़ पूरे देश के सामने करूंगा। अगले ही दिन मर गया, वो मार दिया गया उसको। जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन। फिर आपको क्यों नहीं मार रहे ये लोग? सुन लीजिए ना यार, अभी उनके लिए खतरा नहीं बने है ना। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसके बाद इसके ऊपर बोले बाबा जय गुरुदेव, उनको गायब कर दिया गया। तीसरे बोले इसके बाद में, ये आजादी के बाद की बात बता रहा हूं मैं, रामवृक्ष यादव, यूपी वाले। सर्च करना आप, लगाना इस पे एडिटिंग रामवृक्ष में। यादव के बारे में तो वो बता रहा था कि वो थोड़ा गुंडा टाइप ऐसा कुछ था। हाँ, क्या बात करते हो यार। रामवृक्ष यादव इस रुपए के मसले को उठा के लाए कि हमको हमारा रुपया चाहिए। 2013 से लेकर 3 साल तक मथुरा के जवाहर बाग पार्क में, जवाहर बाग में बैठा, सत्याग्रह किया, सत्य की मांग की कि हमको हमारा रुपया चाहिए। कोर्ट ने सुनना मना कर दिया, सरकार से डिमांड की। अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा करके कई सौ लोगों को मार दिया था। यह हत्याकांड, जवाहर बाग कांड बोलते हैं, मीडिया में छपा नहीं, अगले दिन खत्म, कोई पूछता नहीं। जो भी आदमी इस मसले पर बोलता है उसको निपटाने का काम ये जो गैंग है ये करता है, जिसका ये रिजर्व बैंक है। हमारे अभी निपटाने का इसलिए नहीं इनको चिंता है, उनको लगता है ये व्यवस्था में तो आ नहीं रहा, ये कोई ऐसा तो है नहीं किसी पद पे बैठा हो, ऐसे इंटरव्यू देता है, वीडियो बनाते हैं, इतने कुछ लोग देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है उनको। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसके बोलने से दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि दुनिया को जो पट्टी पढ़ाई गई है, इनके बाप दादाओं को जिस तरह से अंधेरे में रखा गया है, इनके पढ़ाने वाले टीचर्स को, वकीलों को, जजेस को, पुलिस वालों को जैसे रुपए का गुलाम बना करके रखा गया है, उस हिसाब से ये लोग मानने वाले नहीं। सब रुपए के गुलाम है, इस कागज के गुलाम है। इसलिए इसकी बात को कोई सुनेगा नहीं। वो इस भरोसे पर है, जिस दिन उनकी इस व्यवस्था के लिए हम लोग खतरा बन गए और उनको लगने लगा कि हम खतरा हैं, उस दिन निपटा दिए जाएंगे, उस दिन हो जाएगा, निपटा दिए जाएंगे, ये याद रख लीजिएगा। और रही बात अडानी की, कि भाई अडानी की जो अर्थव्यवस्था है और उनको जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं, अब ये बताओ, जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं इसके अंदर, अब ये बताया जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट था ये 2008 में आया था और 2008 में थी यूपीए सरकार पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो अब इस आरोप के ऊपर ये कैसा तुक बनता है कि भाई ये बीजेपी का खेल है और बीजेपी ने अडानी को वो पोर्ट बेच दिया और अडानी उसको मैनेज कर रही है और उसमें देश के लोगों का पैसा लगा है। दादा एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप कांग्रेस और बीजेपी को अलग मानते हो, मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेसी ही शिफ्ट होके बीजेपी में जाते हैं। कांग्रेस कोई पार्टी से नहीं बनती है, कांग्रेस बनती है उसमें शामिल नेताओं से, ठीक है ना। जैसे मान लो अपना हरियाणा वाला वीरेंद्र सिंह था, 42 साल तक कांग्रेस में रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उस टाइम पर वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया, फिर वो बीजेपी में मंत्री रहा, है ना। तो अब आप क्या बोलेंगे, वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का है? वो फिर 2024 में उसे लगा
कि भाई 10 साल तक मौज करी वहां मंत्रालय, उसे लगा हरियाणा में सरकार जो है वो बीजेपी की जाने वाली है, पूरा का पूरा सर्वे बता रहा था, वो फिर कांग्रेस में आ गया। अब आप बताइए उसे बीजेपी कहोगे या कांग्रेस कहोगे? और उनका लड़का जो ब्रजेंद्र सिंह है वो यात्रा निकाल रहा है, वो ये पहले बोल रहा है बीजेपी में था कि बीजेपी बहुत गहरी पार्टी है, बहुत मतलब आप उसको हल्के मत लो, है ना। हाँ। वो देख के आया वहां, उसको पता है कि वहां पैर नहीं जमते हैं, वहां आपका इस्तेमाल होता है और आपको फेंक दिया जाता है। तो कांग्रेसी ही बीजेपी में गए हुए हैं और बीजेपी वाले ही जिस दिन बीजेपी हिलेगी वहां से वो इधर आ जाएंगे। तो इसलिए यूपी और उसको अलग मत समझो। दूसरी बात, अडानी खाली अडानी नहीं है, अडानी के प्रोजेक्ट्स में जिसका पैसा लगा है वो असली मालिक है, और वो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ही है। ब्लैक रॉक कंपनी के माध्यम से जो पैसा लगता है उसकी कंपनियों में जो स्टेक होल्डिंग है वो उन्हीं की रहती है। तो स्टेक होल्डर वही है, मालिक वही है, वो तय करते हैं सरकार में बैठे लोगों के माध्यम से कि किसकी कंपनी को ऊपर लेके जाना है, कि विजय माल्या को नीचे रखना है कि अभी चढ़ाना है, उसकी एयरलाइन डुबोनी है कि नहीं, क्या करना है उनको। एक खबर एक रिपोर्ट प्रचारित करनी है, शेयर मार्केट में शेयर डाउन करने हैं और वो रातों रात कंगाल हो जाएगा, सबको पता है। अडानी थोड़ा उड़ने लगा था, एक ही रात में जब 2 लाख करोड़ उड़े ना, 13 लाख करोड़ उड़े ना, उसी दिन अगले दिन से सीधा हो गया। उनके हाथ में सब कुछ है, तो क्या है ऊपर जाना है कि नीचे जाना है वो लोग तय करते हैं। तो प्रोजेक्ट फिर भी जो मोदी सरकार अब जो गेम समझना मोदी है, सरकार की अब जो गेम समझना है मोदी सरकार के अंदर, हाँ, तो अडानी मैं को मोदी और राहुल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे मैं हैं। राहुल, केजरीवाल, मुलायम, ममता या मोदी, इन सब में को एक ही मानता हूं। आपके हिसाब से ही अलग होंगे, क्योंकि नवीन पटनायक ने PHFI को लेकर के आया, नवीन पटनायक, और पूरे देश में उस टाइम यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के माध्यम से ये आया था। अब मैं नवी मुंबई वाले प्रोजेक्ट की बात बताता हूँ। यूपीए सरकार ने तो इसका अनुमोदन किया, मतलब इसको स्वीकृति दी, ठीक, प्रपोजल दिया था इसका, नहीं स्वीकार भी कर लिया था, 2008 में मंजूर कर लिया कि ये मुझको मिलेगा। अभी देखो, देश के लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पॉइंट को पे जाओ आप, इस पे मत जाओ कि मोदी ने किया कि कांग्रेस ने किया, इस पे जाओ कि क्या हुआ क्या। 2008 में नरेंद्र उसकी यूपीए की सरकार ने तो इसको स्वीकार कर लिया। 2018 में उस प्रोजेक्ट की नींव रखी नरेंद्र मोदी ने, फरवरी में, ठीक है, 2018 में। 2021 में अडानी ने इसका मैनेजमेंट संभाला, बनने के बाद इसको, हाँ बन गया। देखो अब कमाल की बात, जो भी सड़क है, एयरपोर्ट है या मुद्रा या पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, वो बन रहा है लोगों की जमीन पर, ठीक है। उसको सरकार ने कर लिया एक्वायर, जमीन को, उस पे जो पैसा लग रहा है, उन लोगों को जो पैसा मिला है, जो किसान को पैसा मिला है उस जमीन के बदले, वो भारत के बैंकों से मिला है, यानी भारत की पूंजी मिली है। उस पे जो लगा है, खर्च हुआ है, वो भी भारत की पूंजी खर्च हुई है, लोगों का टैक्स का पैसा, यानी खर्चा किसने किया? भारत के लोगों ने। और जिस दिन तक वो घाटे में रहेगा तब तक तो वो रहेगा सरकारी, और जैसे ही वो मुनाफा कमाने की पोजीशन में आएगा उसी दिन उसको दे दिया जाएगा किसी प्राइवेट हाथ में। अडानी को चेहरा मानिए खाली आप, वो प्राइवेट हाथ है, यानी वो कोई कंपनी है, यानी अब उस पोर्ट में अंदर कौन जा पाएगा, कौन नहीं जा पाएगा। अब अडानी का पोर्ट है, मान लो उसको मैनेजमेंट दे दिया, तो अडानी तो वहां कंटेनर भर करके हीरोइन यानी कि ड्रग्स भी ला सकता है। मुद्रा पोर्ट पे 26,000 करोड़ की ड्रग्स मिली थी ना, हजारों किलो टन में मिली थी। वो तो वहां ड्रग्स भी ला सकता है, हथियार भी ला सकता है, बच्चों की तस्करी भी कर सकता है, वो वहां वेश्यावृत्ति भी खोल सकता है, क्योंकि उसकी गाड़ी, उसका कंटेनर, उसका ट्रक चेक नहीं होगा। और आप वहां नेल कटर भी नहीं लेके जा सकते अंदर। आप वहां छोटी सी चीज, मतलब कीरिंग में कुछ छोटा मोटा चाकू हो, वो भी नहीं लेके जा सकते। अभी जो अगर आप और एयरपोर्ट की बात करें जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, हाँ, जो भारत सरकार के हैं, मान लो उस पर कड़ी चेकिंग, कड़ी सिक्योरिटी है, सब पे है, सब पे मैं कह रहा हूँ। अब जो वो नई मुंबई का एयरपोर्ट है, जो अभी अडानी मैनेजमेंट उसको संभाल रही है, आपको दिल्ली वाले पे है सिक्योरिटी? हाँ है। वहां अगर अडानी जाता है ना, तो सीधी गाड़ी जहाज के पास रुकती है उसकी,
और उसके साथ जितनी गाड़ियां आ रही होती हैं सारी जहाज के पास रुकती हैं जाके। आपके लिए सिक्योरिटी है, उसके लिए नहीं है। उसी का है वो पोर्ट, उसी को दिया हुआ है दिल्ली वाला। अच्छा। हाँ, मुंबई वाला, अहमदाबाद वाला, पुणे वाला, जितने एयरपोर्ट कमाई कर रहे हैं वो सब उनके पास है। जितने एयरपोर्ट घाटे में हैं वो जनता के पैसे से चल रहे हैं। लेकिन फिर इसका अगर इसका दूसरा पहलू सोचें, देश की तरक्की भी तो हो रही है भारत में, अगर कंपनी निवेश कर रही है और भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है तो देश की भी तो तरक्की हो रही है ना, इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मेरे गांव में जिस दिन मेल लगा था ना, उस दिन सबने ये कहा था अब गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा। और मील लगाने से पहले सरकार ने कहा था कि 80% जो लोग हैं वो गांव के लगेंगे, बाकी बाहर से आएंगे। आज के टाइम पर मेरे गांव का जो वहां काम करने वाले लोगों, मेरे गांव का जो प्रतिशत है वो 2% है खाली। मेरे गांव की जमीन ले ली, वो है ठीक है। अब वहां ये पे तो एक छोटा एग्जांपल हो गया। ये छोटा क्यों लिया? हर कंपनी के अंदर वहां से दूर का एक ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है वो भारत का है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी यहां पर है, मैं मिल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही अडानी की कंपनियों का खेल है, सबका। बड़ी कंपनियों में जाके देखिए आया, टोल टैक्स पे जाके देख लो। सड़क तो टोल टैक्स तो सड़क वाला मतलब उसी सड़क जिसने बनाई है उसी का टोल है ना। एनएचआई का है। एनएचआई यार प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है। तो आप लोगों को कुछ भी अथॉरिटी दे दी नाम के पीछे। नेशनल यार हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट है, एक प्राइवेट संस्था है। हाँ, मैं कुछ भी ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये थोड़ी हो जाएगा वो सरकारी हो जाएगी। बैंक भी आपको तो सरकारी लगते हैं, आपको तो पंजाब नेशनल बैंक सरकारी लगता होगा, प्राइवेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी दिखता होगा, प्राइवेट है। आरबीआई सरकारी लगता होगा, प्राइवेट है। प्राइवेट और सरकारी में आपके अकॉर्डिंग फर्क क्या, पहले बताओ। एनसीएलटी क्या है? प्राइवेट है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्राइवेट है। डीआरटी क्या है? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल प्राइवेट है। ये फिर आपने एग्जांपल दे दिया ना। एनजीटी क्या है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसके अंदर प्राइवेट है। फिर प्राइवेट और सरकारी के अंदर फर्क क्या, आप ये बता दो। हाँ, प्राइवेट सरकारी चलेगा लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से, सरकारी चलेगा देश के कानून से, और प्राइवेट चलेगा अपने बनाए हुए कानून से। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये किसके लिए बनता है? ये पर्यावरण के ऊपर अपने जजमेंट देने के लिए। वहां बिठाया जो जाता है उस जज को, वो जो बैठा होता है बंदा, उसका जो कमिश्नर है, उसको जज की पावर दी गई है। यानी उसने जो लिख दिया वो जुडिशरी पावर के बराबर है। लेकिन वो संविधान से नहीं चलता है, वो रिपोर्ट से चलता है, जो रिपोर्ट प्राइवेट कंपनियां पेश करती हैं। यानी प्राइवेट कंपनी ने रिपोर्ट पेश करी, उसके बेसिस पर उसने ऑर्डर पास किया। उसके ऑर्डर का जो ताकत है वो एक जुडिशरी ताकत के बराबर है, लेकिन उसने कानून फॉलो नहीं किया, उसने अपने बनाए हुए नियम फॉलो किए। एग्जांपल समझाओ इस बात को। इसको एग्जांपल ये समझो, आप अगर अपना मकान बनाओगे, उसके ऊपर तरह तरह की चीजें होंगी। आप अपने घर में खड़े पेड़ को एनजीटी की परमिशन के बिना नहीं काट सकते, पर्यावरण प्रदूषण है। वो एक नियम बना देगा कि अब कानून क्या कहता है, प्रकृति का ह्रास नहीं होना चाहिए, तो कानून के हिसाब से आप पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि पेड़ आपने पैदा नहीं किया, प्रकृति की चीज है, वो धरती की चीज है, मेरी धरती के ऊपर है तो मैं काट सकता हूँ? नहीं काट सकते। आपकी धरती, आप कौन मालिक हो गए? धरती से आप ले रहे हो सब कुछ, धरती पे पैदा हुए, धरती तुमको रहने को दे रही है, धरती आपकी कैसे हो गई? अरे आप कोई धरती का मालिक कैसे हो गया? कोई धरती माँ होती है यार, धरती का बेटा होता आदमी। आपके अकॉर्डिंग नहीं हूँ। आपके अकॉर्डिंग क्यों? किसी के भी अकॉर्डिंग। जमीन का कुछ टुकड़ा मैंने खरीदा। कैसे खरीदा? किससे खरीदा? उसने किससे खरीदा? उससे किससे खरीदा? आज पहला आदमी मालिक बना, उसने किससे खरीदा? किसको दे दिया अधिकार उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम करने का? अभी मैं आपके भसड़े में नहीं पड़ रहा। मेरे भसड़ा थोड़ी है, मेरे को जवाब दो आप। जिस आदमी ने पहली बार जमीन को बेचा, वो मालिक कैसे हो गया उस जमीन का? यार वो आया है, वो यहां इस्तेमाल करके निकल जाए, उसका इतना काम है खाली। फिर सरकार से जमीन एक्वायर करती। सरकार कौन है? मेरी बात तो सुनो, आप तो वही आपके फंडे पे चल जाते हो। अब जो सरकार ने जमीन एक्वायर करी, जमीन का अगर उसका पैसा तो दिया ना, जिसकी वो जमीन थी, हाँ, तो उसने किस आधार पे दिया? कैसा? उस आधार पर दिया कि ये छोड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि ये कुदरती नियम है। जहां छत डल गई, जिस पे कब्जा हो गया वो उसका है, ये कुदरती नियम है।
आपके घर में अगर पंखे के ऊपर कोई चिड़िया घोंसला बना लेगी ना, और आप अपने पिताजी से पूछना, उनको कहना कि पापा मैं इस घोंसले को उठा दूं क्या, पापा ये कहेंगे पूरी गर्मी जब तक इसमें से अंडे में से बच्चा निकल के बाहर नहीं आता है ना, पंखा नहीं चलेगा घर में, तार भी काट सकते हैं आपके पापा, क्योंकि कुदरत का नियम है कि अब पंखे पर चिड़िया का कब्जा हो गया है। किसान के खेत में टटीरी अगर खेत के बीच में अंडा दे देना और घोंसला बना करके, किसान का हल या किसान का ट्रैक्टर उसके पास से जाएगा, टच भी नहीं कर सकता उसके घोंसले में, उसके अंडे को किसान टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कब्जा इस टाइम चिड़िया का है। इसीलिए सरकार अगर कर दिया तो कुदरत का नियम तोड़ दिया, पाप हो जाएगा। फिर पाप देखो, पुण्यवाद की जमाना चलता ही नहीं है यार, क्योंकि चिड़िया कानून को नहीं जानती है बेचारी, वो कुदरत का कानून जानती है। तुमने हाथ लगा दिया, वो अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी, वो अंडा खराब हो जाएगा। फिर पाप और पुण्य को तो कौन लेके चलता है आजकल? यार फिर आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य की बात कर रहा हूं। आप मानो ना मानो या तुम्हारे हमारे ऊपर है, ये आजकल की बात नहीं, कभी की बात कर रहा हूं। जो सत्य है वो सदा सत्य रहेगा, और उसको आजकल और कल के में मत लेकर के जाओ कि 1947 में क्या होता था और 1958 में क्या होगा या 2050 में क्या होगा। फिर अब वही बात यहाँ आ जाती है, अगर जो सत्य है, मान लो अब पूरा भारत है, हाँ, अब वो भारत की जमीन है, उस जमीन को तो ही हम भारत बोल रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री का भारत है। जी नहीं, जमीन का टुकड़ा भारत नहीं है। यदि जमीन का टुकड़ा भारत होता तो अरुणाचल प्रदेश में 4000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा ना करता, फिर भारत पे कब्जा माना जाता। किया है ना कब्जा अरुणाचल प्रदेश में, चाइना ने वहां गांव भी बसा लिए हैं, तो वो भारत पे कब्जा हो गया। फिर तो जमीन नहीं है, भारत के लोग भारत हैं, भारत की मिट्टी, भारत के पेड़, भारत की संपदा, भारत का। फिर जियोपॉलिटिक्स क्या है? फिर पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, सब नौटंकी है, आप और मुझको बहकाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, कुदरत के नियमों से दूर भगाने के लिए, और हमको हमारी फ्रीक्वेंसी लो रखने के लिए, हमको गुलाम बनाए रखने के लिए, ताकि आप पूरा दिन। फिर तो जो जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि फलाने लोगों ने हमारे भोले भाई लोगों को फंसा लिया है, तो वो भी तो इंसान है। फिर कौन कह रहा नहीं है? लेकिन वो कुदरत के नियमों का पालन नहीं कर रहे ना। इंसान इंसान का मालिक नहीं हो सकता ना, इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। आपने कभी कुत्ते को कुत्ते का गुलाम देखा है? भाई ये तो भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है क्या? कि हर आदमी का एक स्वतंत्र बुद्धि है। हाँ, भी हर आदमी का एक अलग अधिकार है। लेकिन हाँ अलग अधिकार है, वो खा अच्छा, पी सकता है, मौज कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना? किसी भी लेकिन कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो जाने से पहले परमिशन मांगनी पड़ती थी ना। फिर वो तो एक हेल्थ सिस्टम था ना, फ्रॉड था ना, वो तो एक हेल्थ का वो फ्रॉड था ना। अगर मान लो कोई बीमारी मेरे से आपको लग रही है, आपको आपसे लग रही है, वो तो ये मेरी सिरदर्दी है ना बचना है, ये मेरी सिरदर्दी है ना, कोई और तो नहीं कहेगा ना। सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। क्या जिम्मेदारी है उसकी? मेरी वजह से और आपका घर उजड़ रहा, आप सारा कर्जे में, वो जिम्मेदारी नहीं है? वो अडानी का 1 लाख करोड़ माफ कर रहा है और मेरे 100 रुपए भी माफ नहीं कर रहा, ये जिम्मेदारी नहीं है? अडानी वोट करेगा, 1 से ज्यादा वोट कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर उसको क्यों लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलता है? और किसान, और यहां यह हाल है, जमीन बाप दादाओं की है, 1 करोड़ लोन लिया था, 90 लाख भर भी दिया, 10 लाख रहता है, उस पर भी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं वो। और अडानी को दिया भी कुछ नहीं था और वो कमा भी गया हजारों लाखों करोड़ रुपए, और उसके बाद भी माफ कर देते हैं। ये कैलकुलेशन नहीं आ रही समझ हमको। अगर हम लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम क्या बताएंगे? उनकी कंपनियों को बेहताशा पैसा दिया जा रहा है और हमको बुरे हाल में रखा जा रहा है। कर्जे में डूबा हुआ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। हर 3 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो रही है, जो दर्ज ही नहीं होती, जिनके ऊपर गांव वाले ये ब्लेम लगा देते हैं कि ये तो परिवार का झगड़ा था, ये तो डिप्रेशन में था, ये तो बीमार था, ये कह करके, क्योंकि असल में वो कर्जे में था तो कहीं अंकित नहीं हुआ, कहीं पे लिखा नहीं गया, कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये हर 3 मिनट में एक किसान की तो रिपोर्ट है सरकार की कि इतने लोग इतने किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और आप और हम जो लड़ रहे हैं वो, और हम बात कर रहे हैं कि अडानी को इतने लाख करोड़ का बेनिफिट दे दिया गया। कितने लाख करोड़ का? मैं आपको बताता हूं। अडानी का अगर 2023 से 2025 मात्र 2 साल
उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो ग्रोथ है 4,12,318 करोड़ से बढ़कर 6,09,133 करोड़ हो गई मात्र 2 साल में। ऐसा क्या हुआ 2 साल में? देख लो, यही तो खेल बस आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर इन रुपयों को आपके रुपयों के अकॉर्डिंग माने तो ये तो बहुत कीमत कई लाखों गुना हो जाएगी। ये ट्रक भर भर के सोने हैं, सोने के बराबर आता है। फिर क्या वास्तव में जो इंडिया को बेच दिया गया रानी को? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके सारे संसाधन बेचे जा चुके हैं। वहां भारत की इस बाउंड्री में मौजूद लोगों के संसाधन ही भारत है। और यदि आपके एयरपोर्ट बेच रहा है, यदि ऊर्जा उनको बेची जा रही है, यदि रेलवे स्टेशन उनको बेचे जा रहे हैं, कुछ भी बेचा जा रहा है, तो वो सारा का सारा क्या है? भारत बिक रहा है। और एग्रीकल्चर बिजनेस भी उसको दिया जा चुका है। AWL जो एग्री बिजनेस है ना, वो अडानी को दिया जा चुका है। यानी कि आज जो किसान, देश के किसान का जितना भी लोन है, और लोन वाले जितने बैंक हैं छोटे बड़े, जो एग्रीकल्चर लोन है, जो लिमिट वाले लोन हैं, उन सारे बैंकों का जो मालिक है वो आज के टाइम पर अडानी हो चुका है। पूरा पिछले साल से 2025 में दे दिया गया है। यानी आज आने वाले टाइम में जब किसान की जमीन पे वो लिमिट नहीं भर पाएगा और उसकी जमीन जब कब्जा होगा, नीलामी होगी, उसका मालिक यदि बैंक होगा, तो बैंक का मालिक अडानी है, तो असल में सारी जमीन का, सारे भारत का जो मालिक होगा वो अडानी हो जाएगा। फिर वो होगा कैसे? हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है। आप देख नहीं रहे हो क्या? जब बैंक उनके, खदान उनकी, सोना उनका, लोहा उनका, फैक्ट्री उनकी, खाना उनका, मालूम है आपको? खाना भी आप उन्हीं का खा रहे हो। अच्छा। ये जो साइलोस बने हुए हैं, ये जो अनाज आपको मिल रहा है, ये अडानी के, अंबानी के गोदामों से ही आ रहा है। अब आपके पास FCI का सारा पैसा, सारा अनाज खाली हो चुका है, तो अब अनाज भी वो दे रहे हैं। बैंक अगर उनके हैं तो आपको जो स्टाइफंड मिल रहा है वो भी उन्हीं को, वही दे रहे हैं। जो पेंशन मिल रही है वो भी उन्हीं को दे रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के लिए आजादी नहीं मांग रही, पैसे मांग रही हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, बुढ़ापे को बुढ़ापा पेंशन बढ़ाओ, इनको और बड़ा भिखारी बनाओ। वो ये नहीं मांगती कि इनको काबिल बनाओ, इनको समाज के लिए इस्तेमाल करना सिखाओ, होना सिखाओ, इकट्ठे रहना सिखाओ, प्रेम से रहना सिखाओ, बिना बीमार हुए रहना सिखाओ, बिना लड़े रहना सिखाओ, व्यवस्था में रहना सिखाओ। वो क्या सिखा रहे हैं कि तुमको तुम्हारे गांव में जहां तुम पैदा हुए हो वहां कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तुम जल्दी से जल्दी वो जगह छोड़कर भाग जाओ और शरणार्थी हो जाओ, रिफ्यूजी बन जाओ और दूसरी जगह पर चले जाओ। अब जो आदमी मेरे मिल में काम करता है, वो सुबह जब बाइक या कार उठा के चलता है, तो कार और बाइक की कंपनी किसकी है? रॉकफेलर की। टायर खर्च होते हैं किसके हैं? रॉकफेलर के। तेल यूज करता है, पेट्रोल और डीजल, किसका है? रॉकफेलर का। उसके बाद आने के बाद वहां अगर किराए पर ले रहा है, लैंड बिजनेस में कौन जा रहा है? अडानी और अंबानी अगर आ रहे हैं, और एग्री बिजनेस में, तो वो कौन जा रहा है? रियल एस्टेट में। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, DLF जैसी कंपनियां, उनकी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है वहां। इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की जैसे ही कोई कंपनी बनती है, उसी टाइम जो भी शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हो जाती है, वहां उनकी कंपनी है वो, समझो, रॉकफेलर एंड रॉथशाइल्ड की। जो भी शेयर मार्केट में कंपनी है वो उनकी है, आपका कुछ नहीं है उसमें। चलो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या देश बिक रहा है? यस। अच्छा, देश बिक रहा है। मतलब राज ठाकरे सही है? सारी धातुएं उनके पास राज ठाकरे का बयान सही है इसका मतलब? बिल्कुल सही मानता हूं मैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी नहीं करता हूं, मैं उसको बहुत ज्यादा सही भी नहीं मानता हूं, लेकिन उसका यह बयान एकदम सही है। और देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो अपने देश के संसाधनों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपने गांव के आसपास शिक्षा दिलाने के लिए और आसपास रोजगार का इंतजाम करने के लिए इकट्ठे होकर के कुछ प्रयास करें। ओके, तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं जी। आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब आपकी इन बातों से कुछ न कुछ लोगों को जो आप कहना चाहते हो मैसेज एटलीस्ट पहुंचेगा, थोड़ा बहुत पहुंचेगा। और बाकी आपको लोग पागल तो बोलते ही,
ये मैं कमेंटों में देखता हूँ कई बार आपके जो वो होते हैं ना अंधभक्त, जैसे आजकल मोदी के अंधभक्त को बोला था कि मोदी के अंधभक्त, हमारा कोई अंधभक्त आपके भी कुछ अंधभक्त हैं, वो नहीं है। नीचे कमेंट करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब को बोलने देना, तो किस लिए बार बार बीच में टोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मेरा मन, मैं पूछूंगा जहां मुझे शक लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, या मतलब कोई मैसेज कर सकता हूँ जिससे आप और कुछ निकाल के ले आओ, ऐसा मैं करूंगा। मैं तो उसका फिर वो आपके अंधभक्त, आपने उनको बोल रखा है क्या इसकी कमेंटों में से मैंने जाने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसका रीजन। जैसे संगीतकार संगीत जब बजाता है और बाय चांस उसकी वो धुन थोड़ी सी इधर उधर खराब हो जाए, तो सुनने वाले आदमी के कानों में ना ऐसे होता है, क्या यार ये गड़बड़ हो गई। तो जब कोई बात मेरी सुन रहा है और उसे मेरी बात में रस आ रहा है और वो देख रहा है कि अब इसके बाद बात कहाँ जाने वाली थी, और वो आदमी इमेजिन कर लेता है कि ये बात को कहाँ लेके जाएगा, उसी टाइम आप मान लो बोल पड़े, तो उसको ऐसा लगता है यार ये सुर टूट गया, मतलब उसका सुर टूटता है तो वो लिखता है वहां, यार बोलने दो, पूरी लाइन होने दो। ऐसा अदरवाइज मैं किसी भाई को, और वैसे भी बोलता हूँ, तो भाई पत्रकार का तो काम ही सवाल पूछना है, तो कोई इनको एक मैसेज में लिख के मत कहा करो कि बोलने दो, इनको बहुत सारे मैसेजेस किया को बोलने दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी।